Welcome students. Today we will discuss 2025 question paper of chemistry, set number 56111, detailed question to question wise analysis. So we start with question number 1. In case of association, abnormal molecular mass of solute will be. abnormal molecular mass बेटा दो केसेस में आते हैं, एक एसोसिएशन एक डिसोसिएशन. एसोसिएशन मींस टू मॉलिक्यूल्स जुड़ के आपस में, टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल मॉलिक्यूल. ए और ए जुड़ के A2 हो गया, तो एसोसिएशन हो रही है. तो एसोसिएशन में जो है वेंटो फैक्टर लेस देन 1 होता है हमेशा. वेंटो फैक्टर इज लेस देन 1 ऑलवेज, एंड मॉलिक्यूलर मास मोर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा इंक्रीज. डिसोसिएशन में मॉलिक्यूलर मास लेस देन आएगा ओरिजिनल मॉलिक्यूलर मास, और एसोसिएशन में मोर देन दैट आएगा. तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं और आपको बताना है कि सेल पोटेंशियल क्या होगा अगर दो इलेक्ट्रोड्स हमने यूज कर लिए. सबसे पहले तो ये डिसाइड करो इसमें से कैथोड कौन बनने वाला है, एनोड कौन बनने वाला है. जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल देते हैं आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो बनेगा कैथोड, और जिसका माइनस में दिया हुआ है वो बनेगा एनोड. एंड इनोड सेल क्या होता है, इनोड सेल इज इनोड कैथोड माइनस इनोड एनोड. कैथोड का है प्लस 0.15 माइनस ऑफ माइनस 0.74, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.89 वोल्ट. 0.89 वोल्ट इज द आंसर है. सिंपल क्वेश्चन था, इनोड सेल निकालने वाला क्वेश्चन था. बस आपको ये डिसाइड करना था कि एनोड कौन है कैथोड कौन है. क्वेश्चन नंबर 3, क्रोमियम 3+ आयन की स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आपको बतानी है. तो इसके लिए उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे अपने को. क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे. क्रोमियम 24 होता है, दैट इज आर्गन 18, 4s2 4s1 3d5, दैट इज क्रोमियम. जब आप क्रोमियम 3+ आयन बनाओगे तो 3 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. कहां से? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल से जाएगा, 4s का एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे. तो इट विल बिकम आर्गन 18 एंड 3d3. आर्गन 18 3d3 है. तो 3d3 का मतलब हो गया कि d सब शेल में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास. 1 2 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं. तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n × n+2 √2 मैग्नेटॉन. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 और 3 + 2 5, 15 का अंडर हो गया. तो 16 का अंडर 4 होता है, तो इससे रफली थोड़ा सा कम आंसर आना चाहिए. तो इसका आंसर आएगा 3.87 बोहर मैग्नेटॉन. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको किसी भी आयन में. नेक्स्ट, एसिडिफाइड KMnO4 ऑक्सीडाइजेस सल्फाइड टू, ये तो पता ही है आपको. डी ग्रुप में क्या हुआ, सल्फाइड ऑलवेज गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फेट आयन. सल्फाइड से सल्फेट आयन बनता है, सल्फाइड आयन होता है SO3 2 negative ion, it will take up 1 oxygen to form sulfate. Sulfide changes to sulfate ion. Next question, इसका IUPAC नेम बताना है आपको. तो इसमें सबसे पहले प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो. प्लेटिनम X, अमोनिया पे तो कोई चार्ज होता नहीं, 0. क्लोरीन पे होता है -1, 2 क्लोरीन एटम है -2, और इक्वल टू टोटल चार्ज, दैट इज ऊपर वाला चार्ज है +2, तो X becomes +4. तो प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो नाम हो गया डाईअमाइन डाईक्लोराइडो प्लेटिनम 4. तो बी पार्ट इसका आंसर हो गया. अच्छा, सिमिलर नाम डी में भी लिखा हुआ, तो डिफरेंस क्या है? बट डिफरेंस है कि वहां पे प्लेटिनेट लिखा हुआ है. प्लेटिनेट होता है जब नेगेटिव आयन हो, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आयन हो यहाँ पर, तब वो 8 लगाया जाता है. पॉजिटिव आयन में सिंपल लिखा था प्लेटिनम, इसलिए इसका आंसर बी पार्ट है. ओके, नेक्स्ट, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में लगाना है. स्टेट चेन वालों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होता है, मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं. जितना ब्रांचिंग होती जाएगी सरफेस एरिया डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा. तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा इसका नंबर 2 पे, नंबर 3 पे. तो हाईएस्ट विल बी फॉर 2, देन 1, देन 3. सो आंसर इज सी पार्ट हियर. स्टेट चेन बॉइलिंग पॉइंट इज हायर, ब्रांचिंग पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, alkyl halide undergoing nucleophilic bimolecular substitution. Nucleophilic bimolecular means SN2 mechanism. बायोमोलिकुलर SN2 मैकेनिज्म है.
तो उसमें क्या प्रोसेस होती है? देखो रेसमिक मिक्सचर बनता है SN1 में, SN1 में रेसमिक मिक्सचर होता है, जबकि SN2 में इन्वर्जन होती है, वॉल्टन इन्वर्जन बोलते हैं इसको, इसलिए इसका आंसर हो गया सी पार्ट, वॉल्टन इन्वर्जन हो गया SN2 मैकेनिज्म में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। वाटर से कम है अल्कोहल की, अल्कोहल कम है क्योंकि अल्काइल ग्रुप लगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर, बट वाटर से ज्यादा है फिनोल, फिनोल इज मोर एसिडिक देन वाटर। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पता ही है, ये क्वेश्चन ही आता है फिनोल व्हाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब उसका कारण यह है कि जो बेंजीन ग्रुप है यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है। बेंजीन का बिहेवियर अलग अलग होता है, समटाइम्स इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, समटाइम्स इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर जो बाहर वाला ग्रुप है जैसे OH ग्रुप है, ये इसके पास लोन पे, सो इट इज शोइंग प्लस एंड फैक्ट, प्लस एंड फैक्ट के केस में जो बाहर वाला ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, और यही माइनस में उल्टा हो जाएगा। द ग्रुप विल बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड बेंजीन विल बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो बेंजीन का ध्यान रखना, इस केस में बेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का काम कर रहा है, इसलिए फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, इसलिए फिनोल फिर वाटर फिर अल्कोहल, इसलिए इसका आंसर होगा ए पार्ट। When propyl magnesium bromide is treated with carbon dioxide followed by acidic hydrolysis, तो कौन सा एसिड बनेगा? प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करेंगे इसका तो फिर ग्रेडियंट डाइईथर प्रेजेंस में ऐड हो जाएगा, ये पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा यहाँ पर, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सॉरी बीच में मैग्नीशियम आना था, प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। एक तरफ तो पूरा ग्रुप ऐड हो जाएगा, एक तरफ MgBr ऐड हो जाएगा, CO के साथ ग्रुप लग जाएगा CH3 CH2 CH2 और OMgBr हो जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर दिस हैपेंस एंड देन ऑन हाइड्रोलिसिस, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करोगे तो MgOH निकल जाएगा, ये वाला H यहाँ पे लग के ब्यूटेनोइक एसिड बन जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। वैसे भी काउंटिंग करके दे सकते हैं आंसर, क्योंकि अल्काइल हाइड में कार्बन 3 है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन, टोटल कार्बन 4 ही होनी है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, आंसर विल बी ए पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट रीजन फॉर कन्वर्टिंग प्रोपेनमाइड इनटू प्रोपेनमाइड। कार्बन एटम सेम है बेटा, देखो अगर यहाँ पे अमाइड से अमाइड जाते समय कार्बन एक डिक्रीज हो जाए फिर तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, यहाँ तो कार्बन एटम सेम है, सिंपल रिडक्शन है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपल रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सो रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन सी चीज ट्रू नहीं है ग्लूकोज के बारे में? ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है तो आपको पता है, एल्डिहाइड भी है, 6 कार्बन भी है, HA के साथ रिडक्शन करने पर हेक्सेन बनती है, ये भी ठीक है, फ्यूरिनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, ये गलत है, बिकॉज ग्लूकोज पायरिनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये स्टिफ टेस्ट नहीं देती है, हालांकि इसमें एल्डिहाइड है, इट शुड गिव, बट बिकॉज एल्डिहाइड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर में चला जाता है तो स्टिफ टेस्ट नहीं देती, दैट इज करेक्ट, इसलिए आंसर इसका सी पार्ट है, बिकॉज ग्लूकोज फ्यूरिनोस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, इट एग्जिस्ट इन पायरिनोस फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 12, जब मैंगोज को हम रखते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में पिकल बनाते समय, अचार बनाते समय, तो क्या प्रोसेस होती है? बाहर सॉल्ट सॉल्यूशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है, तो मैंगो के अंदर का जो लिक्विड है वो बाहर निकल आएगा, एंड दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। गेन नहीं कर रहा मैंगो, मैंगो सिकुड़ जाएगा, लूज कर रहा है वाटर, और ये रिवर्स ऑस्मोसिस तो है ही नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए तो अलग से हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर थोड़ा लगा रहे हैं, ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर होने की वजह से ऑस्मोसिस है, इट इज लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन रीजन क्वेश्चन है, अगेन असर्शन रीजन क्वेश्चन पढ़ते समय पहले सिर्फ असर्शन पढ़ के उसका आंसर दो, रीजन डोंट रीड रीजन। ये दोनों होमोलैक्टिक
कॉम्प्लेक्सेस है, होमोलैप्टिक है, बिल्कुल होमोलैप्टिक है। होमोलैप्टिक का मतलब होता है कि दोनों के लिगेंड सेम होने चाहिए, सेम लिगेंड होने। जैसे इसमें 6 लिगेंड्स है, वाटर ये सारे वाटर, उसमें भी सारे वाटर, कोई एक ही होना, अमोनिया 6 हो जाए, सेम टाइप ऑफ लिगेंड से करें उसको होमोलैप्टिक बोलते हैं। इसमें सारे वाटर है, उसमें सारे वाटर, तो दोनों होमोलैप्टिक ही हैं, ठीक है। ऑल द लिगेंड्स अटैच्ड टू मेटल एटम आर सेम, ऑब्वियसली वही हम जो आंसर देते हैं वही है सेम। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा ए पार्ट। और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट ही है इसकी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल लाइट डिक्रीज इन द ऑर्डर दिस, आयोडाइड्स का सबसे ज्यादा उससे कम, बिल्कुल करेक्ट है। मोलिकुलर मास का लिंक है बेटा, आयोडाइड्स का मोलिकुलर मास ज्यादा होगा, आयोडीन का मोलिकुलर मास ज्यादा होता है, मोलिकुलर मास ज्यादा होगा तो वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा होंगे। सो बॉइलिंग पॉइंट्स का लिंक होता है वंडरवाल फोर्सेस से या डायपोल फोर्सेस से या हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होता है, ठीक है। तो इसमें वंडरवाल फोर्सेस सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। अब रीजन पढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काइल क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स आर कंसिडरेबली हायर देन दैट ऑफ, ये बिल्कुल ठीक, ये भी सही कह रहे हैं, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनसे ज्यादा होता है इनका। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, जबकि इन सब में डायपोल फोर्सेस होते हैं, डायपोल्स होते हैं, तो ज्यादा होता है, बिल्कुल ठीक है। बट लिंक नहीं है। लिंक में आपको यहाँ पे आंसर लिखना चाहिए था कि मोलिकुलर मास बढ़ने के साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, उसका ये आंसर होना चाहिए था। लिंक नहीं है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट नो लिंक, आंसर इज बी पार्ट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज हायर देन मिथॉक्सी मीथेन, बिल्कुल ठीक है। इथेनॉल और मिथॉक्सी मीथेन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, सेम मोलिकुलर मास है, बट इसका मोलिकुलर मास ज्यादा है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉरी। दिस इज बिकॉज अल्कोहल शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, डायपोल फोर्सेस होते हैं ईथर्स में। तो नीचे रीजन पढ़ते हैं। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन इथेनॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती है इथेनॉल में, बट यहाँ पे बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, बिकॉज इथेनॉल में इंट्रामोलिकुलर नहीं होती है, इंटरमोलिकुलर होती है। इंट्रामोलिकुलर तो बेंजीन के ऊपर होती है, पैरा नाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में होती है, वहां पे होती है, यहाँ कोई इंट्रामोलिकुलर नहीं है, दो मोलिक्यूल के बीच में अलग अलग इंटरमोलिकुलर है। तो इसलिए यहाँ पे असर्शन ठीक है, बट रीजन रॉन्ग है, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर होना चाहिए था वर्ड, नॉट इंट्रामोलिकुलर। All naturally occurring amino acid except glycine are optically active, बिल्कुल सही। देखो ग्लाइसिन में क्या होता है, NH2 ग्रुप है, बट दोनों H एटम है, दो एटम सेम है, सो दिस कार्बन इज नॉट किरल, दैट्स व्हाई ग्लाइसिन इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैव L कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड्स हैं हमारे एल कॉन्फ़िगरेशन में एग्जिस्ट करते हैं। अब ये NH2 ग्रुप लेफ्ट की तरफ, इसी को एल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा R ग्रुप हो, अगर यही NH2 राइट की तरफ होता है उसको डी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो जितने भी अमीनो एसिड्स हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, और ग्लाइसिन के अलावा सभी ऑप्टिकली एक्टिव भी हैं, बट कोई लिंक नहीं बन रहा इस बात का। आंसर होना चाहिए था कि ग्लाइसिन में दो हाइड्रोजन एटम हैं, जिसकी वजह से वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो इसलिए दोनों करेक्ट हैं, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो आंसर इज बी पार्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17, कुकिंग इज फास्टर इन प्रेशर कुकर देन इन ओपन पैन, बिल्कुल करेक्ट है। इसका रीजन क्या है? प्रेशर कुकर में कुकिंग फास्टर क्यों होती है? क्योंकि आपने बंद कर दिया, कैप लगा दी इसके ऊपर, अंदर वो स्टीम इकट्ठी होगी, प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। एट हाई प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। वाटर इज नॉट बॉइलिंग, ओपन पैन में वाटर बॉइल कर रहा है 100 डिग्री पे, यहाँ कुछ 105 डिग्री पे बॉइल कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो अगर 105 पे वाटर बॉइल कर रहा है तो कुकिंग भी 105 डिग्री पे हो रही है, इसलिए प्रेशर कुकर में कुकिंग फास्टर होती है। तो दैट इज करेक्ट, दिस इज एक्सप्लेनेशन दैट एट हायर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज इनसाइड प्रेशर कुकर, जिसकी वजह से कुकिंग हायर टेम्परेचर पे होती है। ऑन मिक्सिंग एक्स एंड वाई लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग सोल्यूशन, दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं और वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है। दैट मीन्स ये नेगेटिव डेविएशन का इशारा है, डेल्टा वी इज नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन? ऑब्वियसली इट इज नेगेटिव डेविएशन। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर?
जब नेगेटिव डेविएशन होती है, डेल्टा भी नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट निकलेगी तो सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर विल राइज, सॉल्यूशन का टेम्परेचर राइज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स व्हिच बिहेव्स लाइक ए प्योर लिक्विड। इसमें क्या होता है, जब हम इस मिक्सचर को इवेपोरेट करते हैं, दो लिक्विड्स का मिक्सचर है ए एंड बी, जब इसके वेपर्स बनाते हैं, इसको इवेपोरेट करते हैं, तो जो कंसंट्रेशन लिक्विड स्टेट में होती है, वेपर में वही होती है। सपोज जैसे इसका सेकंड पार्ट का आंसर है नेगेटिव डेविएशन वाला एग्जांपल, HCl एंड वाटर। HCl एंड वाटर होता है आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 20.8% HCl, 79.2% वाटर। ये मिक्सचर होता है नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। एसिड वाटर कोई भी, HNO3 वाटर भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन 20.8% और 79.8% है, तो वेपर स्टेट में भी वही रहेगी, सेम कंसंट्रेशन रहेगी। सच टाइप ऑफ मिक्सचर इज नोन एज एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, जिसको बॉईल करने पर वेपर्स की कंसंट्रेशन वही है जो लिक्विड स्टेट में है, दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप। और ये नेगेटिव डेविएशन की बात चल रही है। नेगेटिव डेविएशन होती है तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनते हैं। कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंस करना आपने को, बहुत आसान सा दे दिया बेटा। देखो बैलेंसिंग में हमें पता है कि जो KMnO4 है वो एसिडिक मीडियम में चेंजेस टू Mn2 पॉजिटिव, MnSO4 बनता है, और आयोडीन एसिडिक मीडियम में I2 बनती है। बेसिक मीडियम हो तो IO3 नेगेटिव बनती है, IO3 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है, KMnO4 के साथ। अब अगर हम +1 में जाएं, +1 में जब हम करते थे इसको बैलेंसिंग, तो हम चेंज इन ऑक्सीजन स्टेट निकालते थे। जैसे यहाँ पे +7, मैंगनीज +7 से +2 में जा रहा है, 5 का चेंज। आयोडीन -1 से 0 में जा रही है, ठीक है, और 2 आयोडीन एटम है तो 2 का चेंज, ठीक है। पहले हम +1 में ऐसे करते थे, फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते थे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया। वो काम आपको करके दे दिया उन्होंने भाई, आपको कुछ नहीं करना है। ये नंबर्स उन्होंने पहले से ही दे दिए, मल्टीप्लाइज पहले से ही दे दिया आपको सिर्फ बैलेंसिंग करनी थी। बट हो सकता है आपको नंबर्स ना दिए हो तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के फिर मल्टीप्लाइज लिखने पड़ेंगे। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी बैलेंस विद डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहां तो वो दे दिए उन्होंने नंबर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। Mn2 पॉजिटिव एंड I2, बैलेंसिंग शुरू करते हैं। अदर आइटम्स को पहले बैलेंस करो। 2 मैंगनीज, आयोडीन 10 है तो यहाँ पे 5 हो गया। अदर आइटम के बाद नंबर आएगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम, 8 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 8 वाटर। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर लगाया जाता है। अब आप देख सकते हो इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। 16H पॉजिटिव है, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन बैलेंस्ड। बहुत आसान सी आपको दिया था, मल्टीप्लाई से लगा के दे दिया, इससे आसान क्या करेंगे आपके लिए। नेक्स्ट में मल्टीप्लाई लगा के दिए हुए डाइक्रोमेट आयन चेंजेस टू क्रोमेट आयन, क्रोमियम 3 पॉजिटिव, Fe2+ चेंजेस टू Fe3+। सिर्फ बैलेंसिंग करनी रहेगी हमारी। 2 क्रोमियम एटम है, 2 क्रोमियम हो गया, आयरन 6 है, 6 हो गया। अदर एटम्स की बैलेंसिंग हो गई। अब हमें किसकी बैलेंसिंग करनी है, ऑक्सीजन की। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे लगाएंगे 7 वाटर। फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 14H+ जो पहले से लगा रखे हैं। सो इक्वेशन इज बैलेंस्ड, सो इट वाज वेरी इजी हियर। नेक्स्ट, would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? nucleophilic addition reaction में reactivity ऑर्डर पढ़ते हो आप। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फॉर्मेल्डिहाइड, उससे कम रिएक्टिव होता है एसिटाल्डिहाइड, उससे कम प्रोपेनॉल, उससे कम एसीटोन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है वहां पर, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसका आंसर है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, जितनी स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। या दूसरा है जो यहाँ पे कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन एटम पे उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। सो व्हाई बेंजल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव? इट इज लेस रिएक्टिव। बेंजल्डिहाइड जो है हमारा
इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनॉल, क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बेंजीन को बड़ा सा ग्रुप लगा हुआ है। दूसरी बात, बेंजीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या रेजोनेंस करेगा, जिसकी वजह से कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। रेजोनेंस की वजह से, सॉरी नॉट डिक्रीजिंग, ठीक है। सो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने की वजह से उसका रेजोनेंस में चला जाएगा वो, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करेगा बेंजीन, नॉट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। तो इसलिए जो है कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम होने की वजह से इट विल बी लेस रिएक्टिव। तो दोनों तरफ आंसर दे सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आंसर दे सकते हो, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज कम हो गया वो भी आंसर दे सकते हो। बेंजीन विल बी लेस रिएक्टिव। नेक्स्ट, NaCl से रिएक्शन कराया तो NaCl निकल गया, तो बहुत ईजी है, CH3CH2Cl बन गया। अब इसका हमने रिडक्शन कर दी H2 निकल के साथ, तो ये बन जाएगा अमाइन बन जाएगी CH3CH2CH2NH2 इज द आंसर। बी पार्ट इज दिस। नेक्स्ट, एनिलीन है C6H5NH2 एनिलीन विद NaNO2 मींस नाइट्रस एसिड, और लो टेम्परेचर दिया हुआ है आपको, लो टेम्परेचर हैज बीन गिवन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो बन जाएगी डायजोनियम सॉल्ट। डायजोनियम सॉल्ट बन गया। डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन आप करा रहे हो एनिलीन के साथ, तो एक डाई बन जाएगी। एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो डाई बन जाएगी, ये वाली डाई, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन। दो आपको पता है ये कपलिंग रिएक्शन कहलाता है, पैरा अमाइनो एजोबेंजीन हो जाएगा। फिनोल के साथ भी होता है, इसको कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। ये येलो कलर की डाई बन जाएगी, और यही रिएक्शन फिनोल से कराओगे तो ऑरेंज कलर की डाई बन जाएगी। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्विंग डी ग्लूकोज ट्रीटेड विद HCN एंड कॉमन वाटर। HCN के साथ तो बेटा साइनोहेक्टिन बन जाएगा, ग्लूकोज ये है हमारा। जब आप इसका रिएक्शन HCN से करवाओगे तो यहां पर CHOH हो जाएगा, साथ में Cl लग जाएगा, OH4 CH2। इसको कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। और अगर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा, अल्कोहल को नहीं करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके ये बना देगा। ये ब्रोमीन वाटर वाला टेस्ट हम यूज करते हैं ये प्रूव करने के लिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, ये उसकी टेस्टिंग होती है। और HCN की एडिशन ये प्रूव करती है कि आइदर इट इज एल्डिहाइड और इट इज कीटोन, और ये कंफर्म कर देता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट कि ये कीटोन नहीं है, पक्का एल्डिहाइड ही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज ए बॉइलिंग पॉइंट दिस। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा, ठीक है, 100.20 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट? इट इज फाइनल बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट। 100.2 minus 100, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.2। अब पहले से डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लेंगे हम, रेशियो लेकर के, डेल्टा TB अपॉन डेल्टा TF इज KBM डिवाइड बाय KF। यहां पर हमें कोई वेंटो फैक्टर नहीं लगाना है, ठीक है, बिकॉज ये ग्लूकोज है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए कोई वेंटो फैक्टर नहीं लगता, ना ये एसोसिएशन करता है ना ये डिसोसिएशन। मोलैरिटी से मोलैरिटी तो कैंसिल हो गई बेटा। डेल्टा TB की वैल्यू है 0.2, डेल्टा TF हमें निकालना है। KB की वैल्यू हमारे पास आ गई, KB कितना दिया हुआ है 0.512, और KF की वैल्यू दी है 1.86, तो यहां से डेल्टा TF निकल आएगा 0.2 into 1.86 divided by 0.512, लगभग 0.7 समथिंग आ रहा है। ये आप कैलकुलेशन कर लेना। डेल्टा TF की वैल्यू आ गई, और फिर इसकी हेल्प से हम निकालेंगे फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? डेल्टा TF होता है इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट माइनस फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट। 0.7 अगर आ गया, 0.72 समथिंग आएगा, जो भी आंसर है। इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा माइनस आ जाएगा माइनस 0.7 समथिंग आंसर आ जाएगा इसमें। आसान क्वेश्चन था, डेल्टा TB देके डेल्टा TF पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 23 दो डेफिनेशन पूछी गई हैं. Coulomb law for independent migration of ions. What does the Coulomb law say? At infinite dilution, every ion of the electrolyte has a definite contribution towards lambda infinity. मान लो लैम्डा इन्फिनिटी हम K6 का निकाल रहे हैं, तो इसमें पोटेशियम और क्लोरीन दोनों का इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन होगा. इट विल बी लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K पॉजिटिव एंड लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ Cl. ये जो हम ब्रेकअप करके दोनों का सम लिख देते हैं, एट इन्फिनिट डिल्यूशन दोनों आयंस का सम होगा, इसी को बोलते हैं Coulomb law. एंड व्हाट इज फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? Mass of a substance liberated at electrode is directly proportional to quantity of electricity passed. M is directly proportional to Q. M is equal to, जरूर एक्सप्रेशन लिखना. अगर आपको एक्सप्रेशन लो ऐसे है और उसमें एक्सप्रेशन है, जरूर लिखनी है. M is equal to ZQ. Q की वैल्यू होती है ZIT, करंट इनटू टाइम. और व्हाट इज Z इक्वल? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, एंड दैट इज इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडे कांस्टेंट. That is Faraday's first law of electrolysis. Next, 3 के इलेक्ट्रोपोटेंशियल हमें दिए हुए हैं, X एलिमेंट, Y एलिमेंट और आयरन. आयरन को रस्टिंग से बचाना है. इनमें से किसकी कोटिंग करें? इसकी कोटिंग करें या इसकी कोटिंग करें? अगर हम आयरन पे इसकी कोटिंग करते हैं, Y की कोटिंग करते हैं, तो आयरन का इलेक्ट्रोपोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव है. सो आयरन विल बिकम एनोड and this will become cathode. ये कैथोड बन गया. ये तो रॉन्ग हो गया बेटा. रस्टिंग होती है एनोड पर है, कैथोड पे तो रस्टिंग होती ही नहीं है. तो आयरन की रस्टिंग शुरू हो जाएगी, बल्कि इससे कोटिंग नहीं कर सकते. दिस इज नॉट गुड आइडिया. अगर आपने इसको यूज किया, ये ज्यादा नेगेटिव वाला मेटल है, इसके ऊपर कोटिंग कर दी हमने, अब बिकॉज इट इज मोर नेगेटिव, इट विल बिकम एनोड एंड आयरन विल बिकम कैथोड. दिस इज बेटर, दिस इज बेटर, क्योंकि आपने कोटिंग कर दी इसकी. और जब भी कोई रिएक्शन होगा एयर के साथ, तो ये एनोड करेगा, कैथोड नहीं करेगा. आयरन विल बिकम सेफ. जैसे क्वेश्चन आता है आपको, व्हाई कोटिंग ऑफ जिंक इज बेटर देन कोटिंग ऑफ टिन? क्योंकि जिंक को जब आप आयरन के साथ लगाओगे तो जिंक एनोड बन जाएगा, आयरन को प्रोटेक्ट कर देगा. और अगर आप टिन को आयरन के साथ कोटिंग करोगे तो टिन विल बिकम कैथोड, तो आयरन तो रस्टिंग शुरू हो जाएगी फिर बेटा. तो इसलिए इसका आंसर है एक्स. एक्स को अगर हम यूज करेंगे तो आयरन को सेफ कर देगा. अरेनियस इक्वेशन पे क्वेश्चन है. अरेनियस इक्वेशन क्या है? log K2 by K1 EA upon 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2. एक्टिवेशन है निकालनी, बट K नहीं दिया हुआ, हाफ लाइफ टाइम दे दिया. ठीक है, और हाफ लाइफ टाइम दिया और रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर बताया गया, तो K निकालने पड़ेंगे आपको. पहले का K हो गया, K1 is 0.693 divided by half life time. Half life time 20. K2 is 0.693 divided by half life time, that is 5 minutes. हमें K2 by K1 निकालना है. So K2 divided by K1 will become, आप इसको इससे डिवाइड करोगे 20 by 5, इसका आंसर आ जाएगा 4. 4 आ गया. Log of 4 EA upon 2.303, R की वैल्यू दी हुई है 8.314, 1 by 300 minus 1 by 350. log 4 की वैल्यू गिवन है 0.602. EA इन दोनों का प्रोडक्ट होता है लगभग 19.14. 2.303 और R का, यहाँ पे 300 और 350 एलसीएम ले लो, तो 350 माइनस 350 आएगा. बाकी सॉल्व कर जैसे 7 से कट जाएगा, बाकी सभी तरह के मल्टीप्लाई होके आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी. अरेनियस इक्वेशन है, बस सिंपल फर्क ये था, नॉर्मली K2 K1 की रेशियो दी होती है, यहाँ पे इन्होंने हाफ लाइफ टाइम दे दिए थे. क्वेश्चन नंबर 25. पहली 3D सीरीज है ट्रांजिशन सीरीज, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने. कॉपर हैज एक्सेप्शनली पॉजिटिव वैल्यू. जो M2 प्लस M इलेक्ट्रोपोटेंशियल की सीरीज दी हुई है एनसीईआरटी में,
उसमें सबके इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस में है, सिर्फ कॉपर का प्लस में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक तो कॉपर का जो मेटालिक बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसको एटम्स में तोड़ना मुश्किल है, फर्स्ट। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज हाई फॉर कॉपर। दूसरा, इसके एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी कम। जो आयंस बनेंगे, कॉपर प्लस आयन बनता है या कॉपर 2 प्लस आयन बनता है, वो ज्यादा वाटर को अट्रैक्शन नहीं करता। हाइड्रोजन एंथैल्पी इज लेस, दैट्स व्हाई जो यूज होने वाली एंथैल्पी है, एटमाइजेशन एंथैल्पी, वो ज्यादा है, जो रिलीज होने वाली एंथैल्पी है वो कम है। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल माइनस होने के बजाय प्लस में है। इस सीरीज में कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड बाय? अगर किसी को आप रिड्यूसिंग, किसी आयन को आप पॉजिटिव आयन को M2+ को रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हो, इसका मतलब उससे कोई हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। इसकी कोई M3+ स्टेबल है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा वो क्या कर रहा है? रिड्यूस। तो उसका आंसर है क्रोमियम, बिकॉज क्रोमियम जो है 2+ आसानी से क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है। 3+ इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 3+ की होती है आर्गन 18 3d3। 3d3 इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपको पता है डी सबसेल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, T2G EG। तो अगर आपका इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, दिस इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन फॉर क्रोमियम। क्रोमियम 3+ बहुत स्टेबल होता है, इसलिए क्रोमियम 2+ आसानी से क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से क्रोमियम 2+ इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जिंक 2+ आयन कलरलेस क्यों है? आपको पता है कि उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो कलरलेस है। बहुत सारे आयन हैं इस ग्रुप में, जैसे स्कैंडियम 3+, टिटेनियम 4+, कॉपर प्लस और जिंक 2+। पहली सीरीज में ये आयन्स हैं जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है और वो कलरलेस होते हैं। बाकी सबके आयन्स कलर्ड ही होते हैं, ये 4 आयन्स को छोड़ करके पहली सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 26 ऑर्गेनिक पे क्वेश्चन है। इस कंपाउंड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करा रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, हीट या सनलाइट की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है। फ्री रेडिकल्स बनेंगे Br डॉट Br डॉट, और फ्री रेडिकल्स बेंजीन पे अटैक नहीं करते, बेंजीन पे अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। सो बेंजीन पे कोई रिएक्शन नहीं होने वाला। बेंजीन पे अटैक करने वाला हेलोजनेशन में Cl पॉजिटिव, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3 पॉजिटिव, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन में CH3CO पॉजिटिव, पोस्ट नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव। बेंजीन पे अटैक नहीं होने वाला, फ्री रेडिकल साइड चेन में अटैक करता है। तो कौन से? यहां अटैक करेगा कि यहां अटैक करेगा? ऑब्वियसली यहां अटैक करेगा, तो यहां से जब वो H को रिमूव करेगा तो वेरी स्टेबल फ्री रेडिकल बनने वाला है, बेंजाइल फ्री रेडिकल बनेगा एक H के जाने के बाद, इसलिए वहां पे अटैक करने वाला है। तो इसलिए इसका रिएक्शन ऐसे हो जाएगा, यहां पर एक H हट के उसकी जगह Br बनेगा, यहां से भी H पहले यहां से H को रिमूव करेगा, यहां फ्री रेडिकल बनेगा। दिस फ्री रेडिकल विल बी वेरी स्टेबल, बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बन आयन, ये सब बहुत स्टेबल होता है। बेंजीन की फर्स्ट कार्बन, बेंजीन के साथ लगी हुई फर्स्ट कार्बन साइड चेन की, एडिशन ऑफ HBr टू ए डबल बॉन्ड। मैं तो मार्कोनी के रूल से ही आप देख सकते हो करेक्टली क्या होता है। HBr ब्रेक्स इनटू H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव। H पॉजिटिव यहां पे जाके अटैच होगा, दो जगह यहां पे अटैच होगा। अगर H पॉजिटिव, H यहां पे जाके अटैच हो गया इस साइड पे जाके, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर H जो है मिथाइल के साथ भी अटैच हो गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, इसने पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लिया H ने बॉन्ड बनाने के लिए। जिधर वो अटैच होगा दूसरे साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखने दोनों में से स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, वही ज्यादा बनेगा ना। ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, वो टर्शियरी है, दिस विल बी मोर स्टेबल, ये बनेगा और फिर Br नेगेटिव यहां पे जाके अटैच होगा। तो इसका आंसर ये नहीं है, वो बनेगा पर वो माइनर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे CH3, यहीं पे Br लगता है जहां पे CH3 लगा हुआ है, एडिशन। मार्कोनी के रूल से देखते तब भी यही आंसर मिलता। नेक्स्ट, HCl के साथ हीट करना, ऑब्वियसली H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ वाटर बनाता है, Cl लग जाएगा, बट यहां नहीं हो सकता रिएक्शन, यहां पे हो सकता साइड चेन में, क्योंकि बेंजीन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे वो प्लस इफेक्ट कर रहा है चाहे वो माइनस इफेक्ट कर रहा है,
पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा ही आएगा, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है. दिस OH कैन नॉट बी रिमूव्ड बट दिस OH कैन बी रिमूव्ड विद H पॉजिटिव. पार्ट रिमूव हो जाएगा, वापस ये लग जाएगा. इसलिए बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है उसको हटाने की कोशिश नहीं करना कभी भी, वो कभी रिमूव नहीं होगा. इन ड्रास्टिक कंडीशन होगा कुछ ना कुछ होगा. तो दिस इज द आंसर. साइड चेंज का OH जाएगा, बेंजीन वाला नहीं जाएगा, ध्यान रखें. How do you convert chlorobenzene to diphenyl? फिटिक रिएक्शन, जैसे वर्ड्स रिएक्शन है उसी के जैसा फिटिक रिएक्शन है. क्लोरोबेंजीन प्लस 2Na प्लस क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्राई ईथर क्लोरोबेंजीन. सॉरी, तो यहां से 2NaCl निकल के दोनों बेंजीन आपस में अटैच हो जाएंगे, डाइफेनाइल फॉर्मेशन हो जाएगी. फिटिक रिएक्शन इसको बोलते हैं. प्रोपीन से 1 आइडोप्रोपेन. अब 1 पे लगाना है बेटा, मतलब क्या चाहिए अपने को, एंटी मार्कोनिको रूल से चलना है, और वो तो सिर्फ HBr शो करता है. दैट इज शोन ओनली बाय HBr. सी है, ये प्रोटीन है हमारे पास. पहले आपने HBr से एडिशन कराई, इसकी प्रेजेंस में ऑर्गेनिक परऑक्साइड, तो एंटी मार्कोनिको रूल लगा और H सेंटर में और Br साइड पे 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया. आप इसको कुछ भी बना लो. अगर आपको आयोडीन लगवानी है तो रिएक्शन किससे कराएंगे, Ki के साथ. ठीक है, KBr में हो जाएगा, आई लग जाएगा. इसका नाम है फिंकलस्टाइन हैलाइड एक्सचेंज. अगर आपको फ्लोरीन लगवानी है तो एंटीमनी फ्लोराइड से करा दो, AgF से करा दो, F लग जाए. 1 फ्लोरोप्रोपेन 1 आइडोप्रोपेन, इसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन. अगर इसको आपको अल्कोहल बनाना है तो एक्वस एनएच से करा दो, OH लग जाए. सो प्रोपीन से आपको 1 आइडोप्रोपेन बनाना हो, 1 फ्लोरोप्रोपेन बनाना हो या 1 प्रोपेनॉल बनाना हो तो यही मेथड यूज करते हैं. पहले HBr की एडिशन, बाद में इनमें से कोई भी रिएक्शन आप यूज कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है 2 ब्रोमोब्यूटेन से ड्यूटोइन. 2 ब्रोमोब्यूटेन अल्कीन बनानी है, बीटा एलिमिनेशन है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करानी है. किससे रिएक्शन कराओगे, अल्कोहलिक KOH, HBr में हो जाएगा और यहाँ CH3CH ड्यूटोइन बन जाएगी. इधर ब्यूटोइन बनेगी और माइनर प्रोडक्ट होगी. अकॉर्डिंग टू विच रूल सेट्सअप रूल लगता है. जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो सेट्सअप. दैट अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट व्हिच इज मोर अल्काइलेटेड. ब्यूटोइन बनेगी इस केस में. क्वेश्चन नंबर 27. बढ़ते हुए बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से लगाना है, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से. ये सभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, अल्कोहल्स अमाइन सभी शो करते हैं, बट कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है उसी के बारे में बात हमने करनी है. देखो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, नाइट्रोजन की थोड़ी कम है, तो इसकी तो सबसे ज्यादा होने वाला है. और इसमें नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन ग्रुप है, तो ये ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, इसमें एक ही है. तो इसे सबसे कम होगा इसका सेकेंडरी माइन, उससे ज्यादा प्राइमरी माइन, और सबसे ज्यादा अल्कोहल. बॉइलिंग पॉइंट ऐसे वेरी करेगा. अल्कोहल विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद प्राइमरी माइन, सबसे कम होगा सेकेंडरी माइन. टर्शियरी माइन होता है तो इससे भी कम हो जाता है. गिव द एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग. Aromatic amines, primary amines cannot be prepared by Gabriel-Phthalimide synthesis. जो Gabriel-Phthalimide synthesis होता है बेटा, उसमें हम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस बनाते हैं, एरोमेटिक नहीं बनाते. रीजन क्या है, जो लास्ट स्टेप है उसका, सेकेंड लास्ट स्टेप, जहां पर वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलिमाइड बन जाता है.
वहां पर हम रिएक्शन करते हैं अल्काइल हाइड्राइड के साथ, CH3CH2Cl, यहाँ से KCl रिमूव हो जाएगा और ये इथाइल यहाँ पे लग जाएगा। बाद में हाइड्रोलिसिस करने पर प्राइमरी अमाइन बन जाएगी। बट अगर हम एरोमेटिक अमाइन से कराने की कोशिश करेंगे देन रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस। एरोमेटिक हेलोजेन्स के साथ कराएंगे तो उसका कारण यहाँ पे रिएक्शन क्यों नहीं होगा, बिकॉज हमेशा यहाँ पे पार्शियल डबल करेक्ट आता है। मैंने पहले ही बताया था बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगा उसको हटाना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है, ड्रास्टिक कंडीशन में होगा। HCl को यहाँ से KCl निकलेगा नहीं, बेंजीन कैसे जुड़ेगी, तो एरोमेटिक अमाइंस नहीं बनेंगे। तो Gabriel-Thielemann synthesis can be used only for the preparation of aliphatic primary amines, not aromatic primary amines. Amides are less basic than amines. अमाइड जो है ये अमाइड है और ये अमाइन है। इसमें लोन पेयर है, इसकी वजह से बेसिक करेक्टर है और ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम कर रहा है और लोन पेयर कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। अमाइंस आर मोर बेसिक। यहां पर क्या है, यहां पे लोन पेयर तो है बट ये जो डबल बॉन्ड साथ में है उसकी वजह से कॉन्जुगेशन बन गई है। डबल बॉन्ड सिंगल से लोन पेयर, ये कॉन्जुगेशन है, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा और रेजोनेंस की वजह से CO ग्रुप एक्ट्स एज ए वेरी गुड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे लोन पेयर यहाँ पे आएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उधर चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास, रेजोनेंस हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नाइट्रोजन के ऊपर डिक्रीज हो जाएगी रेजोनेंस की वजह से। इसलिए अमाइड्स लेस बेसिक है एज कंपेयर टू अमाइन्स। What is difference between a native protein and denatured protein? Denatured protein क्या होता है? कोई भी नेटिव प्रोटीन होता है उसके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। जैसे फाइब्रस प्रोटीन में क्या होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अल्फा हेलिक स्ट्रक्चर हो जाएगी, फिर रोप लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। जो डीनेचर्ड प्रोटीन होता है उसमें सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाती है। किस वजह से, कुछ ज्यादा गर्म करने से, ज्यादा ठंडा करने से, पीएच वैल्यू चेंज करने से, तो उसकी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर खत्म होने की वजह से उसका अपना जो फंक्शन है वो खत्म हो जाता है। जबकि नेटिव प्रोटीन के पास अपनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सब कुछ है। इट हैज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी सब कुछ है। जबकि इसके पास सिर्फ क्या बची, अपनी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बची बस उसके पास। इसलिए वो जो फंक्शन ऑफ प्रोटीन है वो करेगा नहीं, बाकी नेटिव प्रोटीन तो करेगा फंक्शन, जो भी उसका काम है वो करेगा। Which one of the following is disaccharide? ग्लूकोज तो मोनोसैकेराइड आपको पता है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। अमाइलोज जो है वो स्टार्च का पार्ट है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। सो जो हमारा डाइसैकेराइड है वो लैक्टोज है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए, दैट इज विटामिन के। तो विटामिन भी पढ़ लेना, उनके फंक्शंस आ रहे हैं। अगर विटामिन के बारे में पूछा तो किसी का भी आ सकता है, ध्यान है, सभी विटामिन को रीड करो। नाउ केस स्टडी क्वेश्चन, दिस इज अ केस स्टडी क्वेश्चन ऑन केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जिसमें कई सारे स्टेप्स हैं, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, जो पूरी रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल करता है। And that is obviously the slowest step. Slowest step is the rate determining step. Define a complex reaction. A complex reaction क्या होता है? Which does not take place in a single step. It takes place in more than one steps. That is known as a complex reaction. What is the effect of temperature on the rate constant of a reaction? टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट में क्या इफेक्ट होता है? रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है, रेडियस इक्वेशन में K (e⁻⁻⁻⁻RT। यहां से देख के बताओ कि टेम्परेचर जो है डायरेक्टली क्वेश्चन है K के इनवर्सली है, वैसे तो डिवाइड में है, ऐसा लग रहा है कि इनवर्सली, बट ये माइनस साइन दिया मेरे साथ, नेगेटिव पावर है, ये E नीचे जाके पावर प्लस हो जाएगी। तो K और T आपस में इनवर्सली नहीं है, K और T आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा अपना रिएक्शन की स्पीड बढ़ती है, रेट कांस्टेंट बढ़ता है। ठीक है। और पार्ट में why molecularity applicable only for elementary reactions whereas order is applicable for elementary as well as complex reactions?
What is molecularity? It is number of molecules that collide simultaneously in occurrence of a reaction. उसको बोलते हैं molecularity. मोलिकुलरिटी जो है उसमें कोई भी रिएक्शन हो सकती है, एक सिंपल रिएक्शन की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हर एक स्टेप की अपनी अपनी मोलिकुलरिटी होती है। वैसे हम ओवरऑल रिएक्शन की मोलिकुलरिटी स्लो स्टेप से ले लेते हैं। तो एवरी स्टेप ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विल हैव इट्स ओन मोलिकुलरिटी, जबकि जो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो तो पूरी रिएक्शन के लिए हम निकाला जाता है, एंड दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द स्लो स्टेप ओनली। सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइंड है क्योंकि हम वो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं, जबकि मोलिकुलरिटी पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए नहीं होती है, ऑर्डर पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए होता है, जबकि मोलिकुलरिटी किसके लिए होती है, सिर्फ एक एक स्टेप की अलग अलग होती है, और हम स्लो स्टेप्स ही लेते हैं वो भी, बट अलग अलग स्टेप की अलग अलग मोलिकुलरिटी होती है। कन्वर्जन ऑफ मोलिक्यूल X to Y फॉलोज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। X से Y बन रहा है, मतलब X रिएक्टेंट, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है कि X की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज उन्होंने कहा सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि अगर X की कंसंट्रेशन को 3 गुना करेंगे तो रेट क्या हो जाएगी, अगर इसको 3 गुना करो तो 3 का स्केल कितना टाइम हो जाएगी, आंसर विल बी 9 टाइम्स। अगर कंसंट्रेशन को डबल करोगे तो इट विल बिकम 4 टाइम्स। So that was first case study. Second case study पे चलते हैं। ऑर्गेनिक पे है, रीमर-डीमर रिएक्शन की बात चल रही है, फिनोल के बेसिकली सारे रिएक्शंस की बात चल रही है। फिनोल का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और नॉन पोलर मीडियम में, कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर मीडियम। अगर वाटर मीडियम है तो अलग रिएक्शन होता है, अगर नॉन पोलर मीडियम है तो फिर क्या होगा, फिनोल विद ब्रोमीन CS2 मीडियम हो या फिर CCl4 नॉन पोलर मीडियम हो तो एक सिंगल जगह सब्स्टिट्यूशन होगी, ऑर्थो एंड पैरा सिंगल सब्स्टिट्यूशन होगी, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल बन जाएगा या पैरा ब्रोमोफिनोल बन जाएगा। पर अगर यही रिएक्शन हम वाटर मीडियम में करवा दें तो रिएक्शन बहुत विग्रस हो जाएगा और ब्रोमीन सभी जगह लग जाएगी, तो बन जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो ये दो रिएक्शन है, दोनों अलग अलग सेट्स में हो सकता है, अलग अलग रिएक्शन भी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड के साथ फिनोल इतनी रिएक्टिव है कि उसी नाइट्रिक एसिड के साथ डायरेक्ट नाइट्रेशन हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रेशन हियर। फिनोल ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, अगर डिल्यूट HNO3 से करोगे तो सिंगल NO2 ग्रुप लगेगा, अगर आपने कंसंट्रेट से किया तो तीनों जगह NO2 लग जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बन जाएगा, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड। इसको पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। फिनोल डज नॉट अंडरगो, रीजन बताना है अपने को, अंडरगो प्रोटोनेशन इजिली। फिनोल पर प्रोटोनेशन आसानी से क्यों नहीं होती है, ये फिनोल है। अगर यहाँ पे कोई H+ आयन आए इस पे अटैक करने के लिए तो आसानी से वो अटैच नहीं होता वहां पे, उसका कारण इसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, इसका लोन पेयर बेंजीन की तरफ जाती है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, प्लस इफेक्ट की वजह से। ऑक्सीजन पे उसकी अवेलेबिलिटी कम हो चुकी है, इसलिए H+ का वहां पे प्रोटोनेशन करना मुश्किल है, ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम। Which is stronger acid, फिनोल और क्रेसोल? फिनोल या क्रेसोल? ये फिनोल है, ये क्रेसोल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है और नाइट्रो हो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो एसिड को वीक ही बनाएगा, इसलिए फिनोल इज मोर एसिडिक, क्रेसोल इज लेस एसिडिक, बिकॉज मिथाइल इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो एसिड की एसिडिक कैरेक्टर को कम कर देगा। Write the IUPAC name of the product formed in Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction का जो लास्ट प्रोडक्ट होता है हमारा वो ये होता है, सैलिसाइलाइड कहते हैं इसको, ये उसका आंसर है। इसका IUPAC नेम बताना है,
अब आईयूपीसी नेम ऐसे केस में हमें दोनों में से डिसाइड करना, दोनों फंक्शन ग्रुप है, दोनों में से मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, प्राइमरी फंक्शन ग्रुप कौन है, ऑब्वियसली वो एल्डिहाइड है, तो ये मेन कंपाउंड हमारा होगा और OH सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसकी कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 है, तो नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड, बेंज़ल्डिहाइड या 2 हाइड्रोक्सी बेंजीनल भी कह सकते हो, बेंजीनल। दैट इज आईयूपीसी नेम ऑफ द सैलिसाइल एल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 हमें निकालना है इसकी ईएमएफ ऑफ द सेल निकालनी है, नॉन स्टिक क्वेश्चन का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप हाफ सेल रिएक्शन लिखिए। टिन सॉलिड से क्या बन रहा है, टिन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट साइड पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म H2 प्लस। सो ओवरऑल रिएक्शन ऐड करने पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे। टिन सॉलिड प्लस 2H प्लस फॉर्म्स टिन 2 प्लस एंड हाइड्रोजन प्लस। सेल रिएक्शन लिख लिया हमने। इनोड सेल निकालो। इनोड सेल क्या होगा, इनोड कैथोड, कैथोड में हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल है 0 माइनस एनोड माइनस 0.14, इनोड सेल आ गया 0.14, इनोड सेल आ गया, सेल रिएक्शन आ गया हमारे पास। अब हमें लिखनी है नॉन स्टिक क्वेश्चन। तो व्हाट इज नॉन स्टिक क्वेश्चन, नॉन स्टिक क्वेश्चन में हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू इनोड सेल माइनस 0.0591 divided by number of electrons log of product upon reactant concentration। सेल रिएक्शन एक बार फिर लिख देता हूं, टिन प्लस 2H प्लस फॉर्म्स टिन 2 प्लस NH2 प्लस, ये हमारा सेल रिएक्शन। सो ई सेल विल बी इक्वल टू इनोड सेल दैट इज 0.14 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन जो काटे थे रिएक्शन को ऐड करते समय लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में टिन 2 प्लस की कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस का प्रेशर डिवाइड बाय ये, क्योंकि ये तो सॉलिड है इसको लेना नहीं, सॉलिड की कंसंट्रेशन मान होती है, डिवाइड बाय H प्लस Cl की कंसंट्रेशन का होल स्केयर। नाउ वी पुट द वैल्यूज 0.14, ये डिवाइड करके आ गया 0.0295 लॉग ऑफ टिन 2 प्लस की कंसंट्रेशन है 0.004, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज गिवन टू बी 1 और नीचे 0.02 का स्केयर। तो ये सॉल्व करके log ऑफ 10 हो जाएगा बेटा, 4 से 4 कट जाएगा, log ऑफ 10 आ जाएगा, log ऑफ 10 1 होता है, ठीक है। 0.14 माइनस 0.0295 इंटू लॉग ऑफ 10 1 हो जाएगा, बाकी सॉल्व कर लो, माइनस कर लो बस, 0.14 में से 0.0295 माइनस करना है आपको। So that was a question on non-stick question, A part. We go to the B part. Give reason for the following. On the basis of E naught value, O2 gas should be liberated at anode, but Cl2 gas is liberated. ये एक स्पेशल रीजन है, वैसे तो नॉर्मली हम पढ़ाते नहीं है इसको, इसका कारण ओवर पोटेंशियल इसको बोलते हैं। ऑक्सीजन गैस की लिबरेशन के लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है उसकी लिबरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज लग जाती है, जितना हम इलेक्ट्रो पोटेंशियल देते हैं उससे थोड़ा एक्स्ट्रा वोल्टेज लग जाती है, उसको ओवर पोटेंशियल बोलते हैं। दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के रिलीज होने की वजह से क्लोरीन गैस रिलीज होती है। ओवर पोटेंशियल इज द आंसर फॉर दिस स्पेशल केसेस, यू हैव टू लर्न दिस। कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीजेस ऑन डिल्यूशन। कंडक्टिविटी मतलब कापा, और एक होता है मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा। डिल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, बट कापा क्या करता है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, कापा डिक्रीज करता है, ये ध्यान रखना। कापा इज अ कंडक्टेंस शोन बाय यूनिट वॉल्यूम, ये यूनिट वॉल्यूम के लिए होता है, ये यूनिट मोल के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जितना हम डिल्यूशन करेंगे उतना एक गिवन वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम होते चले जाएंगे, क्योंकि गिवन वॉल्यूम है।
डिल्यूशन करने में गिवन वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, इसलिए कापा क्या करेगा, डिक्रीज। जबकि जो लैम्डा है उसमें नंबर ऑफ आयंस तो वही है, वन मोल इज फिक्स्ड, और जितना डिल्यूट करोगे उतना आयंस ब्रेकअप हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिसोसिएशन होगी, तो लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज करती है जबकि कापा की वैल्यू डिक्रीज करती है ऑन डिल्यूशन। सेकंड पार्ट, और पार्ट, जैसे वहां पे एक कंप्लीट सेल दिया हुआ था, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए उन्होंने नॉन क्वेश्चन पूछ दिया। सिंगल इलेक्ट्रोड है, सबकी कंसोलेशन दी हुई है, आपको बस लगाना है सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला, E विल बी इक्वल टू E नोट की वैल्यू दी हुई है कितनी, 1.33 माइनस 0.059 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 6, लॉग ऑफ कंसोलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में है क्रोमियम 3+ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय डाइक्रोमेट आयन एंड H+ आयन की कंसोलेशन की पावर 14 पावर। अब पुट करते हैं, E इज इक्वल टू 1.33 माइनस लगभग डिवाइड करके 0.01 ही आ जाएगा, लॉग ऑफ क्रोमियम 3+ कंसंट्रेशन इज गिवन टू बी 0.01 का स्क्वायर, डाइक्रोमेट आयन की भी 0.01 और H+ आयन की कंसंट्रेशन है 10⁻⁴ की पावर 14। ठीक है, क्रोमियम 3+ का स्क्वायर 10⁻⁴। ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है बेटा आपको। यहाँ पे लॉग की जो भी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके आपको आंसर निकालना। लॉग ऑफ 10 इज 1 गिवन, सॉल्व करके आंसर निकालना बस आपको। ये लगभग आ जाएगा लॉग की पावर 10⁻⁴ की पावर 14। This will become 10⁻⁴, which is 10⁻², 10⁻56, 10⁻⁴ की पावर 14 पावर। फिर जो सॉल्व करोगे उसका लॉग निकाल करके लॉग की वैल्यू यहाँ जो 10 की पावर आएगी वही लॉग का आंसर हो जाएगा आपका। बस यहाँ से लगभग आ जाएगा 10⁻54 आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। तो वो पीछे वाला क्वेश्चन था पूरे सेल की नॉन इक्वेशन, ये सिंगल सेल की जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन दिया इसको सीधा डायरेक्टली यूज करना। क्वेश्चन नंबर 32, लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर नॉट नोन। ऑक्टाहेड्रल में तो होता है बेटा, पेयरिंग हो जाती है, लो स्पिन बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, नीचे होता है T2G, ऊपर होता है EG। ये गैप ज्यादा होता है, डेल्टा O कहते हैं इसको। और जो स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स होते हैं वो यहाँ पेयरिंग करा रहे हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। टेट्राहेड्रल में क्या होता है, नीचे 2 होते हैं और 10 ऊपर 3 ऑर्बिटल होते हैं। नीचे वाले को बोलते हैं E, ऊपर वाले को बोलते हैं T2। और ये जो गैप है कम होता है, दिस गैप डेल्टा T इज अप्रोक्सीमेटली 4/9 ऑफ डेल्टा। गैप कम होने की वजह से पेयरिंग के चांसेस नहीं है, इसलिए यहाँ पेयरिंग ना होने की वजह से हाई स्पिन ऊपर इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लो स्पिन नहीं बनते, बिकॉज दिस इज स्प्लिटिंग एनर्जी यहाँ पे कम है, यहाँ पे स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। CO2+ is easily oxidized to cobalt-3+ by strong ligand. स्ट्रॉन्ग लाइगेंड ऑक्सीडाइज करने में आसानी कर देगा, बट अल्टीमेटली द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट-2+ क्या होगा, कोबाल्ट आयरन निकल आयरन कोबाल्ट 27, आर्गन 18, 4s2 3d7, 26 27। ठीक है, तो 3D जब कोबाल्ट-2 पॉजिटिव बनेगा ये आगे चलेगा, ये कोबाल्ट-2 पॉजिटिव हो गया 3d7, और कोबाल्ट-3 पॉजिटिव हो गया बेटा 3d6, एंड 3d6 इज मोर स्टेबल देन 3d7। कारण क्या है, वो फिर वही रीजन T2G है। T2G में क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड आएगा तो T2G में सारे इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करा देगा, वो स्टेबिलिटी आ जाएगी उससे। दैट मींस D6 तभी स्टेबल होगा जब स्ट्रॉन्ग लाइगेंड हो, तो वो D6 बना देगा, पेयरिंग करा देगा T2G में, दैट्स व्हाई इट विल बिकम वेरी वेरी स्टेबल।
इसलिए कोबाल्ट 3 पॉजिटिव बहुत स्टेबल होगा इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। इसमें कौन सा आइसोमरिज्म है? जब कटायन भी कॉम्प्लेक्स हो अनायन भी कॉम्प्लेक्स हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होता है। इसमें लिगेंड्स की शिफ्टिंग हो सकती है, CN में जा सकता है, अमोनिया में जा सकता है, ठीक है। दैट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। Solution of NiH2O6 is green while the solution of NaCN4 2 negative is colorless। देखो वाटर वीक लिगेंड है, उसने पेयरिंग नहीं कराई होगी, इसकी वजह से इसके पास क्या पड़े होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जबकि CN एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसने पेयरिंग करवा दी होगी एंड इस मॉलिक्यूल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। दैट्स व्हाई ये कलरलेस है, वो कलर्ड है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इसका आईपीसी नेम बताना है अपने को। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की X, अमोनिया 0, कार्बोनेट है -2, क्लोरीन -1, सॉरी X -2 -1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू क्या आ जाएगा? +3। कोबाल्ट इज +3, तो नाम हो गया पेंटाअमाइन कार्बोनेटो, पेंटाअमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट 3 स्पेस क्लोराइड। That is IUPAC name of this compound। What is meant by chelate effect? जब किसी मेटल के साथ कोई बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट लिगेंड लगता है जो एक से ज्यादा लोन पे दे सकता है, तो मेटल के साथ वो एक रिंग बना लेगा। मान लो मेटल एटम और EN लग रहा है, EN 2 लोन पे देता है, तो एक रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। दिस रिंग इज नोन एज चिलेट। और चिलेट बनाने से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बढ़ती है। जिसमें भी चिलेट्स होंगे उसमें स्टेबिलिटी आएगी। इसका एग्जांपल बहुत सारे चिलेटिंग होते हैं, जैसे CO EN थ्राइस बन गए। अब ये 3 पॉजिटिव, इसमें चिलेट्स बनेंगे। EN जहां भी प्रेजेंट होगा या ऑक्सिलेटो जहां भी प्रेजेंट होगा वो चिलेट्स बनेंगे। नेक्स्ट है राइट द हाइब्रिडेशन एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ FeCN6 4 नेगेटिव। ओके, पहले इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन X CN -1 into 6 -6 इक्वल टू -4, X इक्वल टू +2। आयरन 26 होता है, आर्गन 18 4s2 आयरन 26, आर्गन 18, 4s2 and 3d6, 1 2 3 4 5 and 6। Now because it is Fe2+, हमने अभी निकाला था Fe2+ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चलेंगे, 4s वाले 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे। अब लिगेंड्स के लिए हमने खाली करने ऑर्बिटल्स। How many ligands are there? 6. So 6 orbitals हमें खाली चाहिए। And because CN is a strong ligand, तो क्या करेगा? पेयरिंग करवा देगा इसमें। पेयरिंग के बाद क्या होगा इसमें? Fe will come, Fe2 positive will come, 3D में पेयरिंग हो जाएगी। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, ये पेयरिंग के बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स फिर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे हमें 3D। 4s में खाली है और 4p है हमारे पास अवेलेबल। So 6 orbitals 1 2 3 4 5 and 6। So hybridization will be D2sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, अंदर वाले शेल के d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं। जहां पेयरिंग होती है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। So hybridization is D2sp3, magnetic behavior is diamagnetic, सब पेयर्ड हो गए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया। टेट्रा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, 6 वाली ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। नेक्स्ट, ये कंपाउंड है जो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन नहीं कर रहा। अगर इसमें क्लोरीन है तो भाई करना चाहिए था, AgCl बनाना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है, ये कॉम्प्लेक्स है Cl2 और सब कुछ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही, Cl बाहर है ही नहीं। अगर स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होता तो AgNO3 से रिएक्शन करता था। तो ये स्ट्रक्चर बताने के लिए बस फॉर्मूला इसका ये है। Question number 33. Carry out the following conversions. इथेनॉल से ब्यूट टू इनल,
ये कन्वर्जन कंफ्यूज किया हुआ है, एल्डोल कंडेंसेशन है बेसिकली बेटा। एल्डोल कंडेंसेशन को कंफ्यूज करके उन्होंने दे दिया और कुछ खास बात नहीं है। इथेनॉल से ब्यूटोइनल, सी इथेनॉल प्लस इथेनॉल डिल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, यहां से अल्फा हाइड्रोजन चला जाएगा वहां पर, बाकी पूरा ग्रुप यहां पर अटैच हो जाएगा। CH3CHOH CH2CH 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन गया। फिर इसको अगर आप हीट करोगे तो यहां से वाटर मूव हो जाएगा, OH और H वाटर मूव करके ये बन जाएगा ब्यूटोइनल। नाम याद रखो ना, ब्यूटोइनल भाई, ब्यूटोइनल बोले या 2 हाइड्रोक्सी बोले, सॉरी 3 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 हाइड्रोक्सी कंपाउंड। जब भी ऐसा कुछ बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी तो आप समझ जाना कि ये एल्डोल कंडेंसेशन की बात चल रही है। नेक्स्ट, प्रोपेनोइक एसिड से इथेन बनानी है। प्रोपेनोइक एसिड से इथेन, हाउ कैन वी फॉर्म दिस? प्रोपेनोइक एसिड है उससे इथेन बनेगी। सोडा, एक कार्बन कम है, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन थोड़ा NaOH से रिएक्शन कराया, सोडियम सॉल्ट बन गया, सोडियम सॉल्ट। फिर रिएक्शन कराया सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइम, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, यहां से सोडियम कार्बोनेट रिमूव हो जाएगा और ये H यहाँ पे लग के इथेन फॉर्म हो जाएगा। 1 कार्बन डिक्रीज होने का मतलब ये समझ जाओ कि, और अल्केन बन नहीं हुई, और 1 कार्बन डिक्रीज और भी मेथड से होती है, हॉफमैन बॉमेट डिग्रेडेशन शेल्फिंग होती है, बट यहाँ पे अल्केन बनाना है, तो दैट मींस इसका मतलब है कि सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। लास्ट 2 क्वेश्चंस आर लेफ्ट। सी, एक अल्कीन है C5H10 जिसका एनालिसिस करने पर B और C बना, 5 कार्बन इसमें देखो। कंपाउंड B जो है वो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है, मतलब एल्डिहाइड है, वो आयोडीन के साथ भी रिएक्शन करता है, आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है। कंपाउंड C फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं दे रहा, मतलब वो कीटोन है और वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। बट देखो, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट के लिए क्या जरूरी है? एल्डिहाइड का होना जरूरी है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना जरूरी है? COCH3 होना जरूरी है, COCH3 प्रेजेंट होना चाहिए तो आइडोफॉर्म टेस्ट हो। तो इसका आंसर ये है हमारे पास कि इसमें एक तो एसिड एल्डिहाइड जो कि फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट भी देगा और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, और दूसरा एसीटोन है, एसीटोन है जो आइडोफॉर्म टेस्ट तो देगा बट फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देगा। तो ये 2 हैं, B और C। बाकी इनकी हेल्प से हमें एक ही स्ट्रक्चर निकालनी है, इनको आमने सामने लिखो, CH3CHO, C डबल बॉन्ड CH3CH3, दोनों ऑक्सीजन हटा के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन A। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ही है, ठीक है बेटा। लास्ट क्वेश्चन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला C8H16O2। हाइड्रोजन काफी ज्यादा है, दैट मींस बेंजीन नहीं है, बेंजीन हो तो हाइड्रोजन काफी कम होती है। उसको हाइड्रोलाइज किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब हाइड्रोलिसिस तो बेटा एक ही पढ़ा तुम्हारे सिलेबस में ज्यादा, वो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस, ईस्टर है आपका, और उसके हाइड्रोलिसिस करने पे एसिड और अल्कोहल बन रही है, पता ही चल रहा है कि ईस्टर है, इट इज ईस्टर, श्योरली ईस्टर। ये ईस्टर है जिसकी नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 है, एक बन रहा है एसिड, एक बन रही है अल्कोहल, इनके नंबर ऑफ कार्बन एटम अभी पता नहीं, ठीक है। ये हमारा एसिड B है, अल्कोहल C है। अगर अल्कोहल को हम ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमिक एसिड से तो वो B में कन्वर्ट होता है क्रोमिक एसिड से, H2Cl4। सो अगर इसी अल्कोहल से एसिड बन रहा है, दिस शोज दैट कि इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, तभी तो इस अल्कोहल से एसिड बन सकता है। दैट मींस अगर 8 कार्बन है तो दोनों 4 में डिवाइड होंगे, एसिड भी 4 का है, अल्कोहल भी 4 की है। तो आइडेंटिफाई हो गया हमारा। व्हाट इज A इज ईस्टर, ईस्टर कौन सा है? CH3 CH2 CH2 COO O CH2 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 CH3।
ब्यूटाइल ब्यूटेनोइड ईस्टर। इसको आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एकदम बनेगा एसिड CH3CH2CH2COH और एक तरफ बनेगी अल्कोहल। ये हमारा हो गया सी, हो गया सब कुछ आइडेंटिफाई हो गया, बाकी रिएक्शन लिख के दिखाना है आपने, कुछ खास बात नहीं है। सो दिस कंप्लीट्स योर पेपर 2025 का क्वेश्चन पेपर।